हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि हाल फिलहाल में कुछ दिनों से है ना, चुनावी बॉन्ड को लेके काफ़ी चर्चा और राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर चुनाव भी आ रहे हैं। आपको मालूम है, चुनाव जब जब आता है राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चुनावी बॉन्ड को रद्द किया गया है, इसने चुनाव पर कितना प्रभाव डालेगा, ये न्यूज़, ये देखने की बात है। क्या मोदी सरकार अन्य पार्टियों को दबाना चाह रही थी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से? क्या मोदी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का वायलेशन करना चाह रही थी चुनावी बॉन्ड के माध्यम से? हम लोग इसके बारे में बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चुनावी बॉन्ड को जो विवाद का कारण बना है, इस विवाद के कारण में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इस मुद्दा को समझना पड़ेगा। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड इसको बोलते हैं इंग्लिश में, चुनावी बॉन्ड। बीजेपी को 55% से ज्यादा फंड मिले हैं। यानी कि जितने फंडिंग हुई है, जितने भी कॉरपोरेट लोग चाहे अन्य लोग जो चुनावी बॉन्ड मतलब जो चुनावी पार्टियों को अपना डोनेशन देते हैं, है ना, पैसा देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा संख्या मिली है किसको? बीजेपी को। कितना परसेंट? 55%। यही एक चुनावी राजनीति का भी कारण बना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है, यानी कि चुनावी बॉन्ड को जारी करने पर रोक लगा दिया है। इसमें यह ध्यान रखना है, टोटल 2017-18 से लेके 22-23 तक, 2017-18 से 2022-23 तक, है ना, 11,450 करोड़ रुपए का फंडिंग हुआ है ना, चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, जिसमें से अकेला बीजेपी को 6566 करोड़ रुपए मिले हैं। 6566 करोड़ किसी एक पार्टी के लिए दैट इज नॉट अ कॉमन अमाउंट, बल्कि ये अमाउंट अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। इसके बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पे कांग्रेस है। कांग्रेस को मिली है 1123 करोड़ रुपए। टीएमसी जो क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आता है, हालांकि ये तो उसका जनाधार ज्यादा पूरे वाइड लेवल पे नहीं है, कांग्रेस का तो वाइड लेवल पे है, फिर भी टीएमसी को 1093 करोड़ रुपए मिले। बीजेडी को, बीजू जनता दल को 774 करोड़ रुपए मिले। डीएमके, है ना, जो स्टालिन तमिलनाडु वाले हैं, 617 करोड़ रुपए मिले। एनसीपी महाराष्ट्र शरद पवार 64 करोड़ रुपए मिले। या अदर को, अन्य जितनी पार्टियां हैं उसमें जेडीयू, आरजेडी, सपा, बसपा इत्यादि सबको मिलाकर 1094 करोड़ रुपए मिले। ये मुद्दा जो है आपको विवाद का कारण बना है। क्यों बना है दोस्तों? क्योंकि एक पार्टी टोटल अमाउंट का 55% एक पार्टी के पास कलेक्शन आ रहा है। देखते हैं इसके बारे में, हम लोग बारी बारी से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुद्दा है क्या। देखिए, ये 2-3 साल पहले से ही 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में जब इस चुनावी बॉन्ड को लागू किया गया, उसके बाद ही एडीआर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म नामक एक संस्था ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया और चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई चालू किया। अभी जो वर्डिक्ट दिया है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उनमें 5 जजों की बेंच थी। आप जान रहे हैं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं ये महोदय, है ना, जो मुख्य जो न्यायाधीश हैं, सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। इसके बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस संजय मनोज मिश्रा, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई। ये 5 ऐसे जज हैं जो इस पे सुनवाई किए हैं और देखते हैं उन्होंने क्या टिप्पणी की है। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने के जो जज हैं, उन्होंने चुनावी बॉन्ड पर क्या टिप्पणी की है, क्या कहा है। इसके बाद हम लोग चुनावी बॉन्ड को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड, गुमनाम इसलिए कहा है क्योंकि उसके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म में
ओपनिंग नहीं था कि हाँ कौन कंपनी किस पार्टी को कितना रुपया दिया है, चाहे किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना रुपया फंडिंग किया है या यू चुनावी बॉन्ड के रूप में, तो ये जानकारी नहीं था। इसका कारण बताया गया है कि ये जो बॉन्ड है वो संविधान की जो मौलिक अधिकार की धारा 19 सेक्शन ए है का उल्लंघन है। 19 सेक्शन ए का जो है आर्टिकल 19 सेक्शन ए है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्लॉज 1 ए कहता है कि किसी भी नागरिक को सूचना एकत्रित करने का अधिकार है और चुनावी बॉन्ड से संबंधित सूचना है ना पब्लिश होने पर सरकार ने रोक लगाया हुआ था कि भाई चुनावी बॉन्ड में कौन किस पार्टी को कितना पैसा दिया ये जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये प्राइवेसी रखेगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकार नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डेमोक्रेटिक राइट से ज्यादा व्यक्तिगत अधिकार इस मामले में नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यू का वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये मान्य नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरा जो पॉइंट कह रहा है, दूसरे पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता के बदले में है ना बदले की व्यवस्था हो सकती है। देखिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एजम्पशन है कि जो पार्टी, जो राजनीतिक दल किसी पार्टी को अगर सत्ता में जो पार्टी है, मान के चलिए कि अभी बीजेपी सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, अडानी पर हमेशा आरोप लगता है कि बीजेपी अडानी को ज्यादा प्रमोट कर रही है ना, वो प्रमोट नहीं कर रही है या क्या कर रही है वो तो बात का बात है, लेकिन मुद्दा ये है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को जो पार्टी अगर चुनाव में बॉन्ड देती है यानी कि उसको फंडिंग करती है, उसके माध्यम से वित्तीय सहायता के बदले में बदले की व्यवस्था हो सकती है। बदले की व्यवस्था का मतलब है कि ठीक है आप हमको चुनाव में फंडिंग कीजिए, हमारी सरकार बनेगी तो आपकी कंपनी को हम विशेष प्रेफरेंस देंगे, है ना, ऐसा होने की संभावना है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्य को धराशायी करने के लिए ये कार्य करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाया है। विकल्प की तलाश करें, उन्होंने कहा कि चुनावी विकल्प की तलाश करें। चुनावी बॉन्ड योजना काले धन पर अंकुश लगाने की एकमात्र योजना नहीं है। सरकार ने कहा था कि इससे काले धन पर अंकुश लगेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए जरूरी नहीं है कि काले धन पर अंकुश लगाने के लिए एकमात्र चुनावी बॉन्ड लागू करना जरूरी है, बल्कि विकल्प की आप तलाश कीजिए। काले धन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सूचना के अधिकार का उल्लंघन संभव नहीं है। आप देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा अधिकार है, काले धन पर रोक लगाने के लिए आप दूसरा साधन का इस्तेमाल कीजिए, लोगों के अधिकार को वायलेट नहीं कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का आधार है। कंपनी अधिनियम में संशोधन के व्यापक कॉर्पोरेट राजनीतिक फंडिंग की अनुमति देता है। देखिए कंपनी अधिनियम 2013 में जो संशोधन किया गया, इससे क्या है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को फंडिंग की अनुमति देता है व्यापक स्तर पर। और कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जब किसी पार्टी को फंडिंग करेगी तो स्वाभाविक बात है कि उस कंपनी को कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा, कि हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो हमको कुछ लाभ मिलेगा। यही चीज समस्या का कारण बन रहा है। चयनात्मक गुमनामी और गोपनीयता, अदालत ने कहा कि यह योजना चयनात्मक गुमनामी और चयनात्मक गोपनीयता प्रदान करती है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड का विवरण भारतीय स्टेट बैंक SBI के पास उपलब्ध है और इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है। चुपचाप जो पैसा मिल रहा है ना, चयनात्मक गुमनामी, चयन करके सेलेक्टेड तरीके से गुप्त रूप से काम हो रहा है और सेलेक्टेड तरीके से है ना गोपनीयता बनाई जा रही है। सरकार जिसकी, देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस सब जानते हैं, सरकार जिसकी है उसकी चलती है। तो इसके संदर्भ में ये कहा गया कि कहीं आप इसका इस्तेमाल अन्य पार्टियों को दबाने में सत्तारूढ़ पार्टी न करे, है ना, जो लोकतांत्रिक मूल्य का वायलेशन होगा, इसको लिए भी ध्यान में रखना पड़ता है। फंडिंग का स्रोत जानने का अधिकार है लोगों का कि किस राजनीतिक दल को किस लोगों ने यानी कौन से कॉर्पोरेट लोगों ने कहां से उसका पैसा आया, ये जानने का अधिकार तो लोगों का है ना भाई। राजनीतिक में राजनीतिक अधिकार है ना, ये जानने का अधिकार है। तीसरा,
एक नई संतुलित प्रणाली की आवश्यकता है। एक ऐसा व्यवस्था को डेवलप कीजिए जो संतुलित हो, जो डेमोक्रेटिक वायलेशन भी ना करे और अनुच्छेद 19 का भी वायलेशन न करे, जो फंडामेंटल राइट का आधार है। चुनाव आयोग द्वारा डेटा का खुलासा किया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग को 30 सितंबर 2023 तक चुनावी बांड के योगदान पर डेटा पेश करने के लिए निर्देश दिया है। अदालत ने एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपने के लिए कहा है। यह सब मुद्दा है, मैंने बताया आपको कि मुद्दा है क्या। अब हम चलते हैं राजनीतिक चंदे पर यथास्थिति बनाए रखने की बात की। जो पहले आप चल रहे थे उससे चलिए कोई नया स्पेशल, यानी यूं कहे कि स्वतंत्रता रूपी व्यवस्था को अपनाइए। क्या है ये? कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कॉर्पोरेट दान की सुविधा के लिए वित्त अधिनियम 2016 और वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से किए गए संशोधन को रद्द कर दिया है। आपको मालूम है कि चुनावी बॉन्ड को वित्त विधेयक के रूप में धन लाया गया था। वित्त विधेयक के रूप में आप चुनावी बॉन्ड को लाने का मतलब क्या है ना? वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में ऐसे विधेयक को लाइएगा तो आप पर सवाल तो उठेगा ना। इसने चुनावी बॉन्ड को कंपनियों के लिए दान सीमा को पूरी तरह से हटाकर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान के रिकॉर्ड को घोषित किया था और बनाए रखने की आवश्यकताओं को हटाकर राजनीतिक दलों के वित्त पोषण पर कई प्रतिबंधों में कटौती की अनुमति दी थी। ये अधिनियम के द्वारा संशोधन करके कॉर्पोरेट सेक्टर को है ना बहुत सारे छूट प्रदान किए गए ताकि राजनीतिक दलों को वो फंडिंग दे सके, कायदे से दे सके। ठीक है, इसके अलावा जो आरपीए 1951 की धारा 29C में संशोधन किया गया है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट जो है ना, उसके तहत 29 धारा में संशोधन किया गया और कहा गया कि 20,000 रुपए से अधिक के सभी दान की घोषणा करने की आवश्यकता चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान पर लागू नहीं होंगे, है ना। मतलब कंपनी अधिनियम 13 में अभी मैंने कहा संशोधन किया, धारा 182 में संशोधन करके कहा कि चुनावी बांड के माध्यम से दान के रिकॉर्ड को घोषित करने और बनाए रखने की आवश्यकताओं को हटा दिया गया। मतलब कि कौन कंपनी कितना पैसा चुनावी बॉन्ड के माध्यम से किसी पार्टी को दान किया है, ये अनिवार्य नहीं है खुलासा करना, क्योंकि उस कंपनी के निजी अधिकार में आता है ना। अब बताइए कि निजी अधिकार आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी, और आर्टिकल 19 है क्या? आर्टिकल 19 जो है आपको आर्टिकल 19 का क्लॉज ए ये बता रहा है कि लोगों को सूचना अधिकार यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत लोगों को सूचना एकत्रित, लोगों को ये जानने का अधिकार है कि किस पार्टी को कहां से पैसा आया है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अब चुनावी बॉन्ड के संबंध में हम जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड क्या है, क्यों ये मुद्दा का बना हुआ है। देखिए, चुनावी बॉन्ड को वर्ष 2017 में है ना एक वित्त विधेयक के रूप में पेश किया गया था। कहां? संसद में, है ना, फाइनेंस बिल के रूप में पेश किया गया था और इसे 2018 में लागू किया गया। बिल लाया गया कब? 17 में, लागू किया गया 18 में। बॉन्ड दानदाता की गुमनामी बनाए रखते हुए पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए व्यक्ति और संस्था के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। मतलब ये एक ऐसा, जैसे मान के चलो 50,000 रुपया देना है अगर किसी कंपनी को, किसी पार्टी को, मान के चलिए कोई एक कंपनी है जो बी पार्टी को है ना दान देना चाहती है, तो क्या करेगा? एक कंपनी जो है बी पार्टी को दान के लिए 50,000 रुपए का है ना बॉन्ड खरीदेगी। कहां? एसबीआई बैंक में। कहेगी कि देखिए 50,000 रुपया का बॉन्ड हम खरीद रहे हैं आपसे, ये पैसा फलाने पार्टी के नाम पे आप अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। इस प्रकार का काम हुआ। हम बताएंगे इसके बारे में, सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, पहले जानिए कि मुद्दा है क्या, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, विशेषता क्या है इसका, चुनावी बॉन्ड की विशेषता क्या है? देखिएगा कि स्टेट बैंक
1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, 10,00,000 रुपए, 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करता है ना। जो आदमी 1,000 जमा करना है, 1,000 का बॉन्ड जारी किया, 10,000 रुपया अगर किसी पार्टी को डोनेट करना है, 10,000 का बॉन्ड जारी किया उस पार्टी के नाम से, है ना। 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ रुपए तक, है ना। अगर कोई 50 करोड़ देना चाहता है, बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर तो देता ही है बड़ी बड़ी पार्टियों को, तो 50 गो बॉन्ड जारी खरीद लिया, कहा कि ये इतना रुपया मेरा है, ये रुपया आप फलाने पार्टी के नाम से दे दीजिएगा। ये फंडा होता है इसमें। भारतीय नागरिक अथवा भारत में स्थापित संस्थाएं इसे खरीद सकती है। भारत का नागरिक हो और भारत में जो संस्थाएं स्थापित हो वही इस चुनावी बॉन्ड को खरीद सकती है। मतलब कि उस चुनावी मतलब वो जो दल है, दल को फंडिंग कर सकती है। इसे व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से खरीदा जा सकता है। कोई एक व्यक्ति खरीद ले या दो से अधिक व्यक्ति या कंपनी मिलके उस चुनाव को मतलब डोनेट कर सकता है उसको, पार्टी को, बॉन्ड खरीद के। लेकिन जब चुनाव बॉन्ड खरीदा जाता है, चुनावी बॉन्ड, तो 15 कैलेंडर दिवसों के लिए, यानी कि 15 दिन के अंदर उसको भुनाना होगा उस राजनीतिक दल को। अगर वो राजनीतिक दल वो बॉन्ड को नहीं भुनाता है तो वो लैप्स माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, है ना। मतलब ये ऐसे समझिए ठेठ भाषा में कि मान के चलिए कि आपने किसी पार्टी को दान देने के लिए कैश रुपया नहीं दिया है, बल्कि उसके नाम पर बॉन्ड खरीद लिया है, ठीक है। और वो बॉन्ड जो है उसके नाम पर जारी हो गया। आप स्टेट बैंक में गए, एकमात्र बैंक है स्टेट बैंक जिसको ये अथॉरिटी मिली हुई है। स्टेट बैंक में गए, उसके नाम पर आपने बॉन्ड खरीद लिया। वो बॉन्ड की वैलिडिटी जब से आप खरीदे हैं तब से उसकी वैलिडिटी 15 दिन की होगी। 15 दिन के अंदर वो सूचना मिल जाएगा किसको, पार्टी को, कि भाई हमने आपके खाते में इतना रुपया आपके नाम से बॉन्ड खरीदा है। पार्टी क्या करेगी, उस बॉन्ड को भुना लेगी, है ना, 15 दिन के अंदर। अगर नहीं भुना पाएगी यानी कि उसको, उस बॉन्ड को रुपए में कन्वर्ट कर लेगी। अगर नहीं होगा तो फिर वो बॉन्ड लैप्स माना जाएगा। ये सब स्थिति है। देखिए स्टेट बैंक है, मैंने पहले बताया, अधिकृत जारीकर्ता जो कंपनी है या बैंक है वो स्टेट बैंक है। कौन है, स्टेट बैंक है ना। भारतीय स्टेट बैंक इसका अधिकृत है, ऑथोराइज्ड। इसके बाद चुनावी बॉन्ड नामित भारतीय स्टेट बैंक शाखाओं के माध्यम से जारी किए जाएंगे। अनेक जितने शाखाएं हैं उसके माध्यम से जारी किया जाएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों की पात्रता, कौन राजनीतिक दल है जो चुनावी बॉन्ड उसके नाम से जारी किया जा सकता है। केवल जनप्रतिनिधि अधिनियम, है ना, 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने पिछले आम चुनाव में, यहां ध्यान रखेंगे, वे दल जो पिछले आम चुनाव में, आम चुनाव मतलब लोकसभा चुनाव में, लोकसभा अथवा विधानसभा के लिए डाले गए वोटों में से कम 1% वोट जो है हासिल किए हों, चुनावी बॉन्ड खरीदने हेतु पात्र हैं। मतलब अगर कोई भी राजनीतिक दल है जिस दल को लोकसभा या विधानसभा में, है ना, कुल वैध मतों का 1% मत भी अगर उसको प्राप्त है तो वो चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है। ये उसका फंडा है ना। उसके नाम चुनावी बॉन्ड जारी होगा और वो पैसा यानी कि लोग उसको डोनेट कर सकते हैं चुनावी बॉन्ड के माध्यम से। ये बात दिखाया जा रहा है। देखिए ये सारी भारत के राष्ट्रीय दल हैं टोटल, है ना, और इनके बारे में समझना पड़ेगा कि भारत में राजनीतिक बॉन्ड जो है यानी कि पॉलिटिकल राजनीतिक जो व्यवस्था है भारत का एक अलग है। इसको समझना बड़ी टफ है और बहुत आसान भी है। खरीद और नकदीकरण, चुनावी बॉन्ड डिजिटल अथवा चेक के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं, है ना, और नकदीकरण केवल राजनीतिक दल के अधिकृत बैंक खाते के माध्यम से ही किया जा सकता है ना। ये भी ध्यान रखना है। पारदर्शिता और जवाबदेही क्या है इसकी। राजनीतिक दलों को भारतीय निर्वाचन आयोग के साथ, है ना, अपने बैंक खाते के विवरणों का खुलासा करना होगा। यानी जिस राजनीतिक दल को, एक अच्छी बात है यहाँ पे समझिए, जिस राजनीतिक दल को एक साल में कितना पैसा उसको चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त हुआ है, डोनेशन प्राप्त हुआ है बॉन्ड के माध्यम से, ये स्टेट बैंक के पास गोपनीयता है। उस चुनावी दल को यानी कि उस जो राजनीतिक दल है उस राजनीतिक दल को एक साल का पूरा विवरण अपने बैंक का स्टेटमेंट जो है
खाता का स्टेटमेंट चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। ये एक अच्छी बात है इसकी कि चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, ताकि उस राजनीतिक दल को कितना रुपया एक साल में प्राप्त हुआ है ये जानकारी चुनाव आयोग को मिल सके। ठीक है। दूसरा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दान दिया जाता है। सीधी सी बात है कि जो बैंकिंग चैनल, ऐसे क्या होता था पहले जो है किसी पार्टी को डोनेट किया जाता था तो उसमें क्या होता था कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता था। अब जो है ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं होगा। जो भी पैसा आप देना है वो बैंक के माध्यम से दीजिए, है ना, बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से दीजिए। तो जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ गया वो ब्लैक मनी कैसे है, या यूं कहे कि ब्लैक मनी का, है ना, व्हाइट वर्जन है। क्या आप जो है पैसा उधर दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं किसी पार्टी को, और वो पार्टी की सरकार बनती है तो आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल जा रहे हैं, तो 500 करोड़ दे रहे हैं, 5000 करोड़ कमा रहे हैं, है ना। इसीलिए ये चुनौती बना है, और इसी को आधार बना के एडीआर और अन्य संस्थाओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया। ये बहुत बड़ा चुनौती है और करप्शन का एक नया फंडा आ सकता है, ऐसा डर है मन में, और ये काफी हद तक जायज भी है। राजनीतिक दलों को प्राप्त धन के उपयोग का विवरण देना अनिवार्य है। ये बात सही है कि राजनीतिक दलों को जो भी पैसा मिलेगा उसका विवरण देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो उसकी चुनाव चिन्ह पर सवाल उठ सकता है। अब देखिए, चुनावी बॉन्ड को जारी करने का लाभ क्या है। लाभ यह है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता में वृद्धि होगी। अभी हमने चर्चा किया, धन के रूप में प्राप्त दान के उपयोग का खुलासा करने की जवाबदेही होगी, क्योंकि जो पैसा प्राप्त हुआ है उसको आपको खुलासा करना है चुनाव आयोग के सामने में। लेकिन सवाल यही उठता है कि चुनाव आयोग के सामने में खुलासा कीजिएगा, लेकिन अगर कोई नागरिक चाहेगा कि कौन पार्टी कितना पैसा फंडिंग हुआ है उसको जानने का, वो नहीं जान सकता है। नहीं जान सकता है तो आर्टिकल 19 क्या, राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आर्टिकल 19 सेक्शन ये 1 के तहत जो है सूचना एकत्रित करने के नागरिक के अधिकारों का वायलेशन होगा, और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया है। और भी सारे मुद्दे हैं, लोकतांत्रिक वैल्यू है, मैं बताऊंगा आगे क्या मुद्दा है। ठीक है। नकदी लेन देन में कमी होगी, है ना, कैशलेस। दाता की गोपनीयता का संरक्षण होगा। दाता यानी जो डोनर है, डोनेट करने वाला है, उसका क्या है, प्राइवेसी है अपना। उस प्राइवेसी कौन किस पार्टी को कितना दे रहा है उसकी संरक्षण की जा रही है। अब देखिए, चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित चिंता क्या है ना, वो तो मैंने लाभ बताया था। अब ये इसका चुनौती क्या है। चुनौती दोस्तों ये है कि देखिए गौर से, यह अपने मूल विचार अथवा उद्देश्य चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के बिल्कुल विपरीत है। अब बताइए, एक तरफ आप चुनावी फंडिंग की बात कर रहे हैं और वो बैंकिंग सिस्टम से लाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आम लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि कौन पार्टी को कितने रुपए मिले हैं। तो ये क्या है, मूल विचार के विपरीत है। कुछ ही लोग जान रहे हैं, सेलेक्टेड लोग जान रहे हैं जो सत्ता में शीर्ष में बैठे हुए हैं, तो वो अपना उसका मूल भाव कर सकते हैं और डेमोक्रेटिक वैल्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये एक चिंता थी। दूसरा, जबरन वसूली की संभावना है। कैसे? ये तथ्य यह है कि ऐसे बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंक एसबीआई के माध्यम से बेचे जाते हैं, जिससे सरकार को यह पता चल जाता है कि उसके विरोधियों को कौन फंडिंग कर रहा है। मान के चलिए कि अगर बिरला फंडिंग कर रहा है कांग्रेस को, है ना, और अडानी फंडिंग कर रहा है बीजेपी को। अडानी की स्थिति गड़बड़ा जाए, अडानी बीजेपी को कम फंडिंग करे और बिरला जो है बीजेपी को ज्यादा फंडिंग करे। अभी सत्ता में कौन है? बीजेपी है। बीजेपी बिरला पर दबाव बना देगी कि भाई देखो, हम सुन रहे हैं तुम कांग्रेस को कुछ ज्यादा फंडिंग कर रहे हो, है ना, तो तुम्हारा ये जो प्रोजेक्ट है वो खिचड़ी में डाल सकते हैं, हमारे पास ताकत है। तो क्या करेगा? बिरला जो है कांग्रेस को फंडिंग कम कर देगा और बीजेपी का फंडिंग बढ़ा देगा। समझ रहे हैं दोस्तों? इसलिए ये कहा गया कि एसबीआई के माध्यम से डेटा क्या है, डेटा किसकी? एसबीआई सरकार की संस्था है ना, और सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति एसबीआई से डेटा ले ही सकता है वित्त मंत्रालय के तहत, है ना।
और तब वो नजर रख सकता है कि उसकी जो विरोधी पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, वह किसको, कौन सी पार्टी या कौन सी संस्थाएं उस पार्टी को ज्यादा फंडिंग कर रहा है। इसके बारे में ये एक चुनौती था। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र पर आघात है, कैसे है? वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान का खुलासा करने से छूट दी है। अब बताइए, लोकतांत्रिक मूल्य में ब्रेकिंग क्यों है? ब्रेक क्यों लगेगा? रुकावट क्यों होगा? कौन राजनीतिक दल को कौन सा व्यक्ति कितना फंडिंग कर रहा है, ये बात उजागर करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है ना। तो ये एक चुनौती का विषय है। मैंने अभी बोला कि किसी एक पार्टी को अगर कोई बड़ी कंपनियां फंडिंग कर रही है चुनाव में, ठीक है, लेकिन उस चुनाव में फंडिंग के बाद जब सरकार बनती है उस पार्टी की, तो क्या करेगा? वह पार्टी उस फंडिंग करने वाले कंपनी को विशेष प्रेफरेंस दे सकती है। परिणाम क्या होगा? लोकतांत्रिक मूल्य का ह्रास होगा और लोकतंत्र पर आघात होगा। गिने चुने लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, गिने चुने लोग फंडिंग कर रहे हैं, गिने चुने लोगों को लाभ मिल रहा है, आम आदमी को डेमोक्रेटिक वैल्यू में नुकसान पहुंच रहा है। ये एक चुनौती है। बड़े व्यवसायियों के लाभ पर केंद्रित, अभी मैंने बताया वही चीज है। सूचना के अधिकार से समझौता किया गया। देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से यह माना है कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, विशेष रूप से चुनाव के संदर्भ में भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, आर्टिकल 19। देखिए, अभी मैंने चर्चा किया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 के तहत एक अभिन्न अंग है और इसके क्लॉज 1 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि हर व्यक्ति, है ना, सूचना का एकत्रित करेगा। लेकिन जब यहाँ पर चुनावी बॉन्ड के सूचना एकत्रित करने से आम आदमी को मना किया गया, तो ये कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। बताइए, कोई कॉरपोरेट घराना किसी पार्टी को फंडिंग करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे कर सकता है? वो प्रभावित तो कर रहा है, धन बल जिसके पास है सत्ता वही जीतेगा, यही चीज है। तो दोस्तों, यही आज का टॉपिक था, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक था। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या है, नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये चुनावी बॉन्ड जो है लोकतांत्रिक मूल्य, व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वायलेशन है ना। पारदर्शिता के जगह पर किसी विशेष व्यक्ति के साथ जो है मतलब एक बड़े लोगों के साथ अपारदर्शिता और एक छोटे पर्सन टू पर्सन या विशेष व्यक्ति के साथ जो है पारदर्शिता है। आम आदमी जो इस देश की, चूंकि संविधान की मूल भावना ही वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग हैं, तो हम भारत के लोग में भारत के लोग कहाँ हैं? इसमें तो सिलेक्टेड लोग हैं, पार्टी है और दान करने वाला है। दूसरा कोई जान ही नहीं रहा है कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को कितना पैसा दिया है। ये अपने आप में लोकतांत्रिक मूल्य का वैल्यूएशन खत्म करने के बराबर होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी माना है और उसको रद्द कर दिया है। दोस्तों, आज बस इतना ही। फिर हम एक अगले टॉपिक, अगले मुद्दे के साथ आपके साथ बात करेंगे, जो ज्वलंत मुद्दा होगा। हमारा उद्देश्य राजनीति नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी भी टॉपिक पर कंक्रीट आइडिया के साथ समझ स्थापित करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।